स्टूडेंट्स, आज मैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का एक और वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या है या इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है। साथ ही साथ आज हम इसके रिव्यू की भी चर्चा करेंगे कि इसका आलोचनात्मक अध्ययन क्या है इसका, या इसका क्रिटिसिज्म क्या है इस सिद्धांत का। अगर हम इस पूरे कॉग्निटिव थ्योरी का, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का, इसका हम ओवरव्यू करते हैं, इसका सुपरविजन करते हैं, तो हम इस सिद्धांत को 4 भागों में इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके 4 पार्ट कौन से हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का? पहला है कॉग्निटिव प्रोसेस बताई हैं। कुछ इन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट बताए हैं जो बालक के ज्ञान को सीखने के लिए, उनका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो बालक किस प्रकार से ज्ञान सीखता है, इसमें उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं। जैसे कि आप स्कीमा पढ़ा था, एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है और इक्विलिब्रेशन है। मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का, उसमें मैंने ये सारे कॉग्निटिव प्रोसेस उसमें डिटेल से बताए हुए हैं। तो ये कॉग्निटिव प्रोसेस हो गया। इसके बाद में बात करते हैं हम स्टेजेज की। पियाजे ने बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। उन चारों अवस्थाओं में सबसे पहले था सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इन चारों अवस्थाओं में बालक की क्या विशेषताएं होती हैं, वो उसकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं एक अवस्था के ख़त्म होने तक, ये सारी चीज़ें स्टेजेज में डिटेल से हमने पढ़ी हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो मैं बताया है, कॉग्निटिव प्रोसेस और स्टेजेज, ये दोनों के ही आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जिससे आप उन्हें दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन, यानी इसका टीचर के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, इस सिद्धांत की इम्प्लीकेशन फॉर टीचर्स, और दूसरा है इसका क्रिटिसिज्म या इसका रिव्यू क्या है। तो सबसे पहले हम इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन देखेंगे। यूटिलिटी ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या तो इसकी उपयोगिता आप कह सकते हैं, इसकी शैक्षिक उपयोगिता भी इसे कह सकते हैं, और इसे आप एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं। किसी भी तरह से अगर प्रश्न आता है तो आप ये बताएंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से यह स्पष्ट हो जाता है कि बालक में ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न होती है। शिक्षा का आयोजन विभिन्न स्तरों पर बालकों की आयु एवं बौद्धिक क्षमता के अनुकूल होना चाहिए। देखिए, जो चारों अवस्थाएं बताई हैं पियाजे ने, उनमें कुछ ज्ञान की सीमाएं बताई हैं और ये बताया है कि इस अवस्था के अंत तक बालक की योग्यताएं, उसकी क्षमताएं कहाँ तक पहुँच जाएंगी। तो उन्हीं के आधार पर प्रत्येक बालक को हर कक्षा में शिक्षा प्रदान करना चाहिए। उस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षक को कक्षा में बालकों को पढ़ाना है। शिक्षा का आयोजन विभिन्न स्तरों पर बालकों की आयु एवं बौद्धिक क्षमता के अनुकूल होना चाहिए। पियाजे ने ये माना है कि जो बालक की विभिन्न अवस्थाएं हैं, आप अवस्थाओं कक्षा से ले लीजिए कि विभिन्न कक्षा में उसकी आयु अलग होगी, उसकी बौद्धिक क्षमता अलग होगी, तो उन्हीं के अनुसार उन्हें उस कक्षा में अध्ययन कराना चाहिए। उन्हें जो शिक्षण सामग्री है वो उनके मानसिक स्तर के अनुकूल ही प्रदान करना चाहिए। पियाजे के अनुसार बालक अपने ज्ञान का निर्माण करता है, इसलिए उसे सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। देखिए, पियाजे ने बालक को ज्ञान का निर्माण करता माना है। उसे एक नन्हा वैज्ञानिक कहा है पियाजे ने, यानी वो अपने ज्ञान का खुद निर्माण करता है, खुद नई नई चीज़ों को खोजने का प्रयास करता है। तो उसके सामने सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं, उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं, ना कि उन्हें हर चीज़ के निर्देश दिए जाएं, उन्हें खुद ही सिखा दिया जाए, क्योंकि बालक में योग्यता स्वतः ही होती है, तो वो नई चीज़ों को खुद भी सीखने का प्रयास करता है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहला पॉइंट है, बालकों में ज्ञान के निर्माण करने की क्षमता होती है, उन्हें हर समय सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। पियाजे के अनुसार बालक अपने ज्ञान को खुद निर्माण उसका कर सकता है।
तो उसमें ये क्षमता होती है कि वो नई चीज़ों को खुद ही सीखे, अपने ज्ञान को खुद निर्माण करे। उसे हर समय शिक्षक को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है बालक नन्हे वैज्ञानिक हैं जो हमेशा सीखते रहते हैं। बच्चों की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि जैसे कि एक वैज्ञानिक की है, इसीलिए उन्हें पियाजे ने नन्हे वैज्ञानिक कहा है कि जैसे वैज्ञानिक अपने आने वाली समस्याओं के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, उनका समाधान ढूंढते रहते हैं, इसी प्रकार बालक भी उनके सामने आने वाले ज्ञान को सीखने का प्रयास करता रहता है, अपनी समस्याओं का समाधान करने का खुद ही प्रयास करता है। अगला है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने लर्निंग विदाउट बर्डन पर जोर दिया है। यानी जो NCF 2005 है, उसने ये कहा है कि बालकों को इस प्रकार से सिखाया जाए कि उन पर कोई अतिरिक्त बर्डन ना हो, ज़्यादा बोझ ना हो। तो इसका पक्ष लेते हुए भी हम इस सिद्धांत के बारे में कह सकते हैं, इस सिद्धांत से बता सकते हैं कि बच्चों को सीखने के लिए पर्याप्त परिस्थितियां उत्पन्न करी जाएं। चाहे वो कक्षा में परिस्थितियां हो, कक्षा में कौन उन्हें फैसिलिटी देगा? टीचर देगा, ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा, ऐसे अवसर प्रदान करेगा जिससे बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करे। और विद्यालय के बाहर अभिभावक उन्हें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं जिससे कि बालक खुद ही अपने ज्ञान का स्तर बढ़ा सके, नई नई चीज़ों को सीख सके। तो शिक्षकों को और अभिभावकों को अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, ना कि उन्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाए बच्चों को। तो ये पियाजे ने कहा है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों के लिए उत्तम पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, छात्रों की मानसिक क्षमता और उनकी सीखने की सीमाओं और रुचियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, जिससे स्वयं सीखने के अधिक से अधिक अवसर मिल सके। देखिए, पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसे किया जाए, क्योंकि पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि बालक की आयु की अवस्था क्या है, उसके ज्ञान का क्या स्तर है, उस अवस्था में बालक कितना सीख सकता है। वो तार्किक अध्ययन के आधार पर उसे चीज़ें सीखना है या उसे अतार्किक अध्ययन के आधार पर सीखना है, तो ये इसकी आयु का स्तर बताएगा। क्योंकि पियाजे ने इन चीज़ों को चारों स्तरों में बताया है कि किस स्तर पर बालक में कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं। तो पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा ही किया जाए जिससे बालक हर स्तर पर अपने ज्ञान का उच्चतम विकास कर सके, उसे सीखने के लिए परिस्थितियां मिल सकें। साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, तो जो उनकी रुचियों को में विभिन्नता देखी जाती है, बच्चों की रुचियों में विभिन्नता होती है, उनकी ज्ञान प्राप्त करने की सीमाओं में भी विभिन्नता होती है। उन सबको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाए, जिससे बालकों को स्वयं सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सकें। अगला है, सभी बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उन्हीं के अनुसार वह सभी अवस्थाओं में विकास करता है। विकास की किसी भी अवस्था को बालक स्किप नहीं करता है। देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, सभी बच्चों का अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग रुचियां होती हैं, तो और उनके ज्ञान की सीखने की सीमा भी होती है। कुछ बच्चे किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, तो उन्हीं के अनुसार वो अपनी अवस्था को पार कर लेंगे। जैसे चारों अवस्थाएं बताई थी, कुछ बच्चे पहली अवस्था से बहुत जल्दी सीख लेंगे तो दूसरी अवस्था में जल्दी आ जाएंगे, दूसरी को पार करके तीसरी में जल्दी आ जाएंगे। इसी प्रकार से चारों अवस्थाओं में वो समय से पहले भी सीख सकते हैं, और जो आयु की सीमा पियाजे ने बताई है उनके अनुसार भी सीख सकते हैं। और कुछ बच्चे जो धीमे सीखते हैं, क्योंकि अभी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उन्हीं विभिन्नताओं के अनुसार वो सीखता है। तो कुछ बच्चों को सीखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि बालक एक अवस्था को स्किप कर जाए। यानी पहली अवस्था से सीधा छलांग लगाकर तीसरी पर नहीं जा सकता है और दूसरी से चौथी पर नहीं जा सकता है, उसे चारों अवस्थाओं से गुजरना होगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है कि शिक्षक को अपने शिक्षण में उत्तम एवं नवीन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक जो पढ़ाता है, जो उसकी शिक्षण विधि है, उसमें नवीनता लाए, उसमें दृश्य शब्द साधनों का प्रयोग करे, जिससे छात्रों को सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हो,
उन चीज़ों को, उसके शिक्षण को देख के उसके मन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्पन्न होंगे। प्रश्न पूछेगा तो उसके ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान का स्तर बढ़ेगा। तो शिक्षक एक फैसिलिटेटर है तथा विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी डिस्कवरर है। वो नई चीज़ों को खोजने की प्रयास करेगा, नए नए ज्ञान को सीखने का प्रयास करता रहेगा। जितनी अच्छी शिक्षण योजनाएं बनाई जाएंगी, शिक्षक जितनी अच्छी शिक्षण प्रक्रिया करेगा, छात्र उतना ही अच्छा सीखने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए दृश्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। कॉन्क्रीट मटेरियल बच्चों के सामने हो जिसे देखकर बालक ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुक हो सीखने के लिए, उसके मन में जिज्ञासा हो और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का वो प्रयास करे। ठीक है, तो इन सभी साधनों के द्वारा, नई विधियों के द्वारा शिक्षण में नवाचार को प्रयोग करके शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षण को रोचक बना सकता है और छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के अवसर प्रदान कर सकता है। तो ये तो हुई हमारा एजुकेशन इम्प्लीकेशन, यानी इस सिद्धांत का प्रयोग हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं, या शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार करने के लिए पियाजे के सिद्धांत का प्रयोग कैसे कर सकता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी आलोचनात्मक अध्ययन इसका क्या है, इस सिद्धांत का क्रिटिसिज्म क्या है, ये देखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका हम इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं। इसका मूल्यांकन क्या है, तो इसके मूल्यांकन की बात हम करते हैं कि पियाजे ने मानसिक विकास के अध्ययन में 2 कारकों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जो चीज़ों को इन्होंने शामिल नहीं किया है अपने सिद्धांत में, वो क्या है? एक तो सेक्स डिफरेंसेस है कि इसमें लिंग विभेद पर ध्यान नहीं दिया, जबकि हम जानते हैं कि लिंग विभेद भी सीखने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह मानव के विकास का आवश्यक फैक्टर है। लड़कियां जल्दी परिपक्व होती हैं, आपने देखा है कि लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं जल्दी से, जबकि लड़के मैच्योर थोड़ा सा लेट होते हैं। और सीखने की कोशिश भी लड़कियां जल्दी करती हैं और लड़के थोड़ा सा देर से करते हैं। तो सेक्स डिफरेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक फैक्टर है जो इन्होंने नहीं देखा है, सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी बच्चों को उनके विकास पर सामाजिक आर्थिक स्तर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इस चीज़ पर पियाजे ने कहीं कोई चर्चा नहीं की है कि सोशियो इकोनॉमिकल लेवल जो होता है परिवार का, उसका बालक के विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस पर भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि अगर बच्चा अच्छे सामाजिक स्तर का होगा, अच्छे माहौल में रहेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, उसकी जिज्ञासाएं शांत होंगी, सबसे पहले उसकी नीड सेटिस्फाई होंगी, जो उसकी फंडामेंटल नीड हैं वो संतुष्ट होंगी, तो उसे सीखने के लिए उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होगा, वो सीखेगा भी अच्छी तरह से। अगर उसका आर्थिक स्तर अच्छा है तो भी उसे सीखने में सहायता मिलेगी, उसकी ज़रूरत का सामान उसे मिलता रहेगा, उसे शिक्षण सामग्री अच्छी से अच्छी मिलेगी। अगर उसका आर्थिक स्तर अच्छा है, उसे अच्छे स्कूल में अध्ययन कराया जाएगा, अच्छे शिक्षकों के द्वारा पढ़ेगा। तो सामाजिक आर्थिक स्तर को आप बालक के विकास में इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसके आधार पर ही बालक ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये दोनों चीज़ों को पियाजे ने नहीं ध्यान दिया, इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना की गई है। फिर पियाजे के अध्ययन में सांख्यिकी का प्रयोग भी नहीं किया गया है, इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना हुई। इनका जो भी सिद्धांत है, इन्होंने थ्योरेटिकल सिद्धांत बनाया है, उसमें कोई भी स्टैटिक्स का प्रयोग नहीं किया है, और जब तक स्टैटिक्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस सिद्धांत की वैज्ञानिकता सिद्ध नहीं की जा सकती है। तो ये भी इनके एक सिद्धांत की कमी थी, जिसकी वजह से ये आलोचना इनके सिद्धांत की गई। अगला है, पियाजे ने मानसिक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं वो पूरे विश्व में सत्य सिद्ध हुई हैं। जो अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं बताई हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इन सभी को सभी ने माना है। जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन सभी ने, विद्वानों ने उनके इस चीज़ को माना है, परंतु आयु की जो सीमाएं बताई गई हैं उनमें मतभेद है। जैसे सेंसरी मोटर में 0 से लेकर 2 ईयर तक है,
हर अवस्था में जो उन्होंने आयु की अवस्थाएं बताई हैं, आयु की एक सीमाएं बताई हैं, उनमें सभी को मतभेद है, क्योंकि बालक में ये डिफरेंसेस होते हैं। कोई चीज़ जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है। इससे पहले हमने अभी यही बात की थी कि प्रत्येक बालक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो आयु की सीमाओं में अंतर हो सकता है। देखिए, देश के आधार पर भी, परिस्थितियों के आधार पर भी इन आयु सीमाओं में अंतर हो सकता है। तो अमेरिका में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का बहुत महत्व है। इस सिद्धांत के बाद वहाँ जो एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन था उस पर ध्यान दिया जाने लगा, यानी वातावरणीय कारकों को भी महत्व दिया जाने लगा, क्योंकि पियाजे ने अपने सिद्धांत में हेरिडिटी को भी ध्यान दिया है और इन्होंने एनवायरमेंट को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी है, चाहे बात हेरिडिटी की हो या एनवायरमेंटल स्टिमुलस की हो। पियाजे ने अपने सिद्धांत में दोनों चीज़ों पर महत्व दिया है। तो अमेरिका में भी जो उनका सिद्धांत था उसे माना जाने लगा, उसके सिद्धांत का अमेरिका में बहुत महत्व था, और शिक्षा में भी पियाजे के सिद्धांत का प्रयोग किया जाने लगा। इससे बालक का मानसिक विकास उत्तम होता है। ये एक अच्छी बात थी इनके सिद्धांत की। अगला है, पियाजे ने वंशानुक्रम एवं वातावरण में एक तत्व और जोड़ा है, डेवलपमेंट। देखिए, पियाजे ने जो इंटेलिजेंस की थ्योरी बताई है, जो बालक का, क्योंकि इनका सिद्धांत कैसा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, तो बालक की बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ है, उनकी इंटेलिजेंस से जुड़ा है। तो बालक की इंटेलिजेंस कब परिपूर्ण हो सकती है, जब हेरिडिटी भी सही हो, एनवायरनमेंट भी सही हो और उसका सही तरह से विकास हो। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, I=H हेरिडिटी इंटू E एनवायरनमेंट इंटू D डेवलपमेंट। तो 3 तत्वों से मिलकर बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। तो अब ये था इनका समीक्षा इनके सिद्धांत की, कि इनके सिद्धांत में की क्या आलोचना हुई और कौन सी चीज़ को सभी जगह स्वीकार किया गया। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले इसकी यूटिलिटी पढ़ी थी, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी जिसे कह सकते हैं, एजुकेशन इम्प्लीकेशन देखा, और साथ साथ में इसकी हमने समीक्षा देखी है कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आते हैं।